स्वागत है आपका फुल एंड फाइनल में। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। फुल एंड फाइनल में आज हम आपको कौन सी बड़ी खबरें दिखाने वाले हैं। 4 बजे की 4 बड़ी खबरें देखते हैं और आइए वो देखने के लिए सीधे रुख करते हैं हम बिग वॉल का, ग्राफिक वॉल का। वहां पर हम आपको बताएंगे 4 बजे की 4 बड़ी खबरें क्या हैं। तो सबसे बड़ी खबर जो निकलकर सामने आई है वो आर्मी चीफ ने बयान दिया है और आर्मी चीफ के बयान से साफ संकेत मिल रहे हैं कि कैसे चीन पर अभी भी भरोसा नहीं किया जा सकता। जनरल नरवणे ने कहा है कि चीन ने तोड़ा है भारत का भरोसा। क्या चीन को लेकर आशंकाएं अब भी बरकरार है? ये बड़ा सवाल है जो इसकी वजह से उठ खड़ा हुआ है। एक और बड़ी खबर इस वक्त की है कि एलएसी पर जाएगी रक्षा मामलों की संसदीय समिति की टीम, लेकिन क्या राहुल गांधी भी जाएंगे एलएसी पर, यह सवाल है। इसके अलावा तीसरी बड़ी खबर यह कि विदेशी दूतावासों से जानकारी लेते हैं राहुल गांधी। यह बड़ा आरोप लगाया निर्मला सीतारमण ने। क्या राहुल अपनी सरकार और सेना पर भरोसा नहीं करते? इससे यह सवाल उठ खड़ा होता है। और चौथी बड़ी खबर यह कि जैश ने रची एनएसए डोभाल पर हमले की साजिश। पाकिस्तानी आतंकी की जानकारी से इमरान पर एक बार फिर एक्सपोज हो गई है इमरान सरकार और खुद इमरान खान। इस वक्त की लेकिन बड़ी खबर क्या है? सबसे बड़ी खबर वो आपको बताते हैं। सबसे पहले आर्मी चीफ ने चीन की मंशा पर गंभीर सवाल उठाए हैं। आर्मी चीफ नरवणे ने गंभीर सवाल उठाते हुए कहा है चीन को यथास्थिति बदलने की कोशिश कर रहा है चीन। ये बड़ा और गंभीर आरोप। पड़ोसियों से संपर्क बढ़ाकर चीन से निपट सकते हैं, यानी भारत की क्या रणनीति हो सकती है और भारत किस दिशा में आगे बढ़ रहा है, उसकी झलक भी दी आर्मी चीफ नरवणे ने। चीन की वजह से नेपाल में राजनीतिक उथल पुथल हुई है, आर्मी चीफ नरवणे ने यह भी कहा। और संकेत भी साफ कि कैसे भारत के रिश्ते अगर पड़ोसियों से बेहतर होंगे तो चीन को अलग थलग किया जा सकता है। और चीन की भी लगातार यही कोशिश रही है कि कैसे भारत के पड़ोसियों के साथ, खासतौर पर नेपाल जैसे देशों के साथ जिनके साथ भारत के पुराने और अच्छे संबंध रहे हैं, उन संबंधों को बिगाड़ा जाए और वहां पर अपनी पैठ बनाई जाए। लेकिन चीन की वजह से कैसे नेपाल में हालात खराब हुए हैं ये अब नेपाली भी समझ रहे हैं। आइए आपको क्या बड़ी बातें कही हैं आर्मी चीफ ने, सेना प्रमुख ने चीन को लेकर, उस पर आपको कुछ अहम जानकारी देते हैं। चीन को लेकर बहुत ही साफ गोई के साथ आर्मी चीफ ने अपनी बात रखी। आर्मी चीफ नरवणे ने किस तरह से अपनी बात रखी वो आपको बताते हैं। बड़ी बातें क्या हैं? जो 5 बड़ी बातें कही हैं आर्मी चीफ नरवणे ने, उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि चीन विवादित सीमाओं पर यथास्थिति बदलने की एक तरफा कोशिश कर रहा है। चीन की ये लगातार साजिश है, चीन की ये लगातार कोशिश है कि वो एक तरफा जो यथास्थिति है उसे बदले। भारत को अपने आसपास के देशों के साथ कनेक्टिविटी बढ़ाने की जरूरत है, यानी भारत को अपने पड़ोसियों के साथ जो कनेक्टिविटी है, जो संपर्क है, जो कम्युनिकेशन है, उसे बढ़ाने की जरूरत है और बेहतर करने की जरूरत है, क्योंकि चीन वहीं पर जाकर भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। तीसरी बड़ी बात यह कि आपसी संपर्क बढ़ाकर हम चीन की सीमाएं बदलने की कोशिशों से निपट सकते हैं। जो चीन कोशिश कर रहा है कि वो सीमाओं को बदले, उससे हम निपट सकते हैं अगर हम विश्वास मिले अपने पड़ोसियों को और उनके साथ अपने संबंधों को और मजबूत करें। चीन की करतूतों से विवाद और अविश्वास का माहौल बन गया है, क्योंकि इस पूरे इलाके में, भारत के पड़ोस के इलाके में, चीन के आसपास के इलाके में एक अविश्वास का माहौल बना है। उसको फायदा भारत उठा सकता है। नेपाल भारत का पारंपरिक मित्र है, लेकिन वहां चीनी दखल से स्थिति बिगड़ी है और चीन ने वहां दखल देकर भारत के साथ नेपाल के संबंधों को बिगाड़ने की कोशिश तो की ही है, नेपाल के भीतर भी हालात को बिगाड़ने की कोशिश की है। और भारत के पास ये बेहतर मौका है जिसमें भारत नेपाल के साथ अपने रिश्तों को जैसे हमेशा से रहे, गर्मजोशी के रिश्ते उनको उसी तरह से बनाए रखे और चीन की कोशिशों को नाकाम करे। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं सभी जिनके साथ आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह मौजूद हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं, उनसे बात करेंगे। हमारे साथ इसके अलावा अचल मल्होत्रा जी मौजूद हैं, पूर्व राजनयिक हैं, उनसे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं फ़खर यूसुफजई, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं। युक्तेश्वर कुमार हमारे साथ मौजूद हैं, साइनोलॉजिस्ट हैं, कॉलमनिस्ट हैं चाइना पर। और मेरे सहयोगी मनीष झा हमारे पास भी चलेंगे। लेकिन अचल मल्होत्रा जी, बड़ी बात की है आर्मी चीफ ने। मैं आपके पास आऊंगी लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, लेकिन पहले मैं अचल मल्होत्रा जी से नेपाल के संबंध में जो कहा है आर्मी चीफ ने, बहुत साफ गोई से बात की अचल मल्होत्रा जी, और उन्होंने कहा कि भारत को और बेहतर करने चाहिए संबंध अपने पड़ोसियों के साथ ताकि चीन फायदा ना उठा सके किसी भी कम्युनिकेशन गैप का। अचल मल्होत्रा जी, आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही है, हम कोशिश करते हैं जी। अब आई आपकी आवाज, बोलिए। हाँ जी, मैं ये कह रहा था कि जो हमारे आर्मी चीफ ने जो बात नेपाल के बारे में की है, एक्चुअली ये सो मोटा हमारे सभी पड़ोसियों पे लागू होती है। और इनफैक्ट इंडिया की जो हमारी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है वो इसी बात को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। और जहां तक स्पेसिफिकली आपने नेपाल की बात करी, तो नेपाल में जब से कम्युनिस्ट पार्टी रूल में आई है
तो जाहिर है कि चाइना का दखल वहां पे काफी हद तक बढ़ गया था और हमने देखा इसका क्या नतीजा एडवर्स जो फॉल आउट हुआ। और लेकिन उस समय भारत ने एक बहुत ही सोची समझी नीति के अनुसार काम किया। भारत ने कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाया जिससे लगे कि हम जो है नेपाल को पनिश करने की दिशा में कुछ काम कर रहे हैं या कोई ऐसा कदम उठा रहे हैं, कोई उसको प्यूनिटिव एक्शन ले रहे हैं जिससे वहां की आम जनता को नुकसान पहुंचे। इससे हमारे अचल मल्होत्रा जी, क्या इसको ऐसे समझा जाए कि भारत को और बेहतर करने चाहिए? अभी तक भारत ने कोई चूक नहीं की है या भारत से कहीं पर कोई चूक भी हुई है, कम्युनिकेशन में कहीं कोई कमी भी रही है जिसे और बेहतर करने की बात कर रहे हैं आर्मी चीफ? दरअसल क्या है इसको देखिए सुमेरा, देखिए बात ये कि ये एक अनएंडेड कंटिन्यूअस प्रोसेस है। आप जब दो देशों के बीच में संबंध की बात करते हैं, चाहे वो नेपाल हो, चाहे श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, आप पिछले 20, 25, 30 साल का इतिहास उठा के देख लीजिए, इसमें आपको हमेशा ऐसी परिस्थितियां दिखाई देगी जब उतार चढ़ाव आते रहे हैं। खासतौर से उस समय से जब से चाइना ने एक बहुत ही अग्रेसिव स्टांस लिया है कि भारत के चारों तरफ उसने एक रिंग बनाने की कोशिश की, चाहे वो जो आपका इंडियन ओशन में हो, चाहे हमारे पड़ोसियों को घेर के भारत के खिलाफ एक माहौल बनाने की कोशिश करी। ये कांस्टेंट प्रोसेस है। भारत ने हमेशा उसके खिलाफ जो है एक्शन लिया है, बहुत से जो प्रोसेसेस जो है उसको रिवर्स किया है। हमने ये बांग्लादेश में देखा, हमने श्रीलंका में देखा, हमने मालदीव्स में देखा। तो एक ये जमीनी हकीकत है, जारी है, ये जारी रहेगा और ये जारी आने वाले समय तक हमेशा जारी रहेगा। आप मान के चलिए एक जमीनी हकीकत है। लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह भी हमारे साथ मौजूद है, उनके पास चलते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, ये बड़ी बात जो आज कही आर्मी चीफ ने, क्या उससे संकेत मिलता है कि चीन भले ही अभी एलएसी से वापस जा रहा है लेकिन चीन पर आप भरोसा नहीं कर सकते क्योंकि चीन की जो नीति है उसकी तरफ इशारा किया आर्मी चीफ ने कि उसकी नीति यही है कि वो जो यथास्थिति है उसे बदलने की कोशिश करता है, वो भी एक तरफा। बिल्कुल जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा और जो चीफ साहब ने कहा है वो बिल्कुल फैक्चुअल और जो 2020 ने हमको दिखाया है उसी के ऊपर निर्भर है। उन्होंने जो चीन ने जिस प्रकार से एक्टिविटीज बढ़ाई थी अप्रैल 2020 के अंदर में और जो 15 जून को जो एलएसी का स्टेटस को यूनिलैटरली चेंज करने की कोशिश की थी, उसके बाद में जो अगस्त से पहले और सितंबर के पहले महीने के अंदर में जो उनकी एक्टिविटीज थी, उससे पता चलता है कि चीन और पीएलए के ऊपर में विश्वास करना बहुत मुश्किल है। उसने अपने आप से अपना विश्वास तोड़ा है। देखिए चीन ने जो हमारे 5 एग्रीमेंट से उसके बरखिलाफ, उसके विरुद्ध कार्य किया है, तो कैसे विश्वास कर ले? और ये बड़ी बात है, और ये बड़ी बात है। देखिए ये दर्शाता ये है क्या मनीष, ये दर्शा रहा है, आर्मी चीफ का जो बयान है ये बताता है कि भारत को बखूबी मालूम है कि चीन कहां खड़ा है और चीन की नीति क्या है और हम खुली आंखों के साथ हर फैसला और हर कदम को उठा रहे हैं। यानी हम सचेत हैं, हमें पता है कि हमें चीन से कैसे निपटना है। मनीष, आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही है। जी आप बोलिए। जी देखिए, चीन की जो मिलिट्री पॉलिसी अगर आप नेपाल के संदर्भ में जो आप जिक्र कर रही थी, तो दरअसल चीन की मिलिट्री पॉलिसी के हिसाब से उनके कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर्स को ये लगता है कि तिब्बत एक पाम है और उसके 5 फिंगर हैं, जिसमें एक नेपाल है, एक सिक्किम है, एक अरुणाचल प्रदेश है, एक भूटान है और निश्चित तौर पर और एक लद्दाख है। तो अगर चीन इस पॉलिसी के तहत चलता है तो वो हमेशा नेपाल को अपने चंगुल में रखना चाहता है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखें तो नेपाल की सेना का ऑनरेडी चीफ भारत के सेनाध्यक्ष होते हैं। तो अगर भारत के सेनाध्यक्ष ये चिंता जाहिर करते हैं, भारत के सेनाध्यक्ष चाइनीज थ्रेट के बारे में बता रहे हैं और जनरल नरवणे एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने पिछले 1 साल में कई बार इस बात पर जोर दिया है कि नेपाल किस तरह से चीन के लिए एक ऐसा चंगुल बनता जा रहा है जहां से भारत पर भी एक बड़ा थ्रेट हो सकता है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर न सिर्फ हम चीन की उन तमाम चालबाजियों को समझ रहे हैं बल्कि उसका बखूबी मुकाबला कर रहे हैं और ये बात पूरी दुनिया समझ पा रही है और इसी का परिणाम एलएसी है। जी हाँ, एक और बड़ी खबर ले लेते हैं। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री पोम्पियो की बाइडेन को सलाह। माइक पोम्पियो ने सलाह दी है जो बाइडेन को चीन के साथ रखे ट्रंप प्रशासन जैसा रवैया। ये कहा है माइक पोम्पियो ने, 50 वर्षों तक चीन ने अमेरिका को धोखा दिया है, चीन ने हमारे रिसर्च सेंटर्स में सेंध लगाई है, ये कहा माइक पोम्पियो ने। चीन ने हमारी लाखों नौकरियां छीन ली हैं और चीन ने हमारी बौद्धिक संपदा की भी चोरी की है। बड़े और गंभीर आरोप और सलाह भी
जो बाइडेन को कि वो चीन के साथ ठीक वैसे ही निपटे जैसे ट्रंप प्रशासन निपट रहा था, और अभी तक लग भी ये रहा है, संकेत भी ये मिल रहे हैं। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं, युक्तेश्वर कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। युक्तेश्वर कुमार जी, जो सलाह दे रहे हैं माइक पॉम्पियो जो बाइडेन को, क्या लगता है, क्योंकि अभी तक जो रुख है जो बाइडेन का, ऐसा लगता नहीं है कि वो बहुत अलग कुछ करने वाले हैं, क्या वो उतने अग्रेसिव भी होंगे जितना ट्रंप प्रशासन था? सख्ती तो वो बरत रहे हैं चीन के साथ। बिल्कुल, आप जानते हैं कि अमेरिका में ये कहा जाता है कि चाहे कोई भी पार्टी आए, चाहे वो डेमोक्रेटिक पार्टी आए, चाहे रिपब्लिकन पार्टी आए, ट्रंप रहें या बाइडेन साहब रहें, क्लिंटन रहें या बुश रहें, उनकी चाइना के प्रति जो फॉरेन पॉलिसी है वो चेंज नहीं होती और वो चेंज होगी भी नहीं। और इसी चीज़ को आप देखिए कि चाइना को ये था कि अगर बाइडेन आएगी, उनके डेमोक्रेटिक और लिबरल थोड़ा सा जो उनका गवर्नमेंट होता है वो आएगा, तो शायद चीन के प्रति थोड़ा सा नरम रुख रहेगा। लेकिन इसको छोड़ के मुझे हिंदी का गाना याद आता है कि बिछड़े सभी बारी बारी, देखो जमाने की यारी। तो चीन को तो सब छोड़ चुके, तो इसलिए चीन को पता था कि बाइडेन के आने के बाद में भी 20 जनवरी को बाइडेन साहब का इनॉग्रेशन हुआ, और उसके बाद में भी वहां से या कहीं से भी उनको किसी भी तरह का सपोर्ट नहीं मिला। तो 9 महीने तक वो भारत के साथ में करते रहे, अपने तरफ से उन्होंने जो है लैक को चेंज करता चाहा, लेकिन कुछ नहीं हो पाया। तो इसमें हमें ये जरूर कहना चाहिए कि इस गवर्नमेंट ने काफी कुछ किया है, बशर्ते कि 1962 में जब नेहरू साहब थे और वो बोले थे कि अरे वो जमीन तो बेकार है, वहां तो घास भी नहीं उगता, और उसके बाद में महेंद्र जी जो थे शायद वो पार्लियामेंटर थे, ठीक है, मतलब अब हमारी सरकार ने जो सख्त रुख चीन के साथ अपनाया है वही तरीका है चीन से निपटने का। लेकिन मैं जो अमेरिका के संदर्भ में बात करी थी उस पर मैं चाहूंगी कि और हमें क्लैरिटी मिले कि क्या जो बाइडेन की जो प्रशासन है वो भी उतना सख्त होगा जितना ट्रंप प्रशासन है, जिसकी बात माइक पॉम्पियो कर रहे हैं। इस पर मनीष प्रतिक्रिया देना चाहते हैं। मनीष, बहुत संक्षेप में प्रतिक्रिया कि क्या उतने सख्त होंगे? सख्ती तो है क्योंकि वापस नहीं जा सकते जो ट्रंप प्रशासन ने किया वहां से, लेकिन क्या उतने सख्त होंगे जितना ट्रंप प्रशासन था जो माइक पॉम्पियो कह रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए कि उतने ही नहीं बल्कि उससे ज्यादा सख्त आपको आने वाले दिनों में दिखेंगे सुमेरा, और उसका रीजन है, देखिए चीन का जो थ्रेट है वो किसी डेमोक्रेट पार्टी या रिपब्लिकन पार्टी के खिलाफ नहीं है। चीन का थ्रेट अमेरिका के ऊपर है, और व्हाइट हाउस में बैठने वाला प्रेसिडेंट हो या फिर पेंटागन में रहने वाले डिफेंस सेक्रेटरी हो या स्टेट डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मतलब उससे ज्यादा सख्त होने वाले हैं, सख्त होने वाले, क्योंकि वो अमेरिका के अस्तित्व पर खतरा बनता जा रहा है चीन। अगली बड़ी खबर ले लेते हैं, अब बात एलएसी को लेकर करते हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष में नोकझोंक चल रही है एलएसी को लेकर लगातार, बल्कि नोकझोंक नहीं, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। राहुल गांधी पर निर्मला सीतारमण ने बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि सरकार से ज्यादा दुश्मन देशों पर भरोसा करते हैं राहुल गांधी, ये बड़ा आरोप लगाया। कुछ क्राइसिस होने पर हमसे बात नहीं करते हैं, सरकार से सफाई नहीं लेते हैं, सरकार से न बात कर उनके दूतावासों से जानकारी लेते हैं, दुश्मन देशों के दूतावासों से जानकारी लेते हैं, दुश्मन देशों के साथ पार्टी टू पार्टी MOU भी करते हैं राहुल गांधी। ये बड़ा और गंभीर आरोप निर्मला सीतारमण ने लगाया। सुनिए क्या कहा उन्होंने। हमारे खिलाफ बहुत सारे जो काइंड ऑफ मिस्चिफ्स, आई एम यूजिंग अ लाइटर वर्ड, करने वाले देश के साथ पार्टी की ओर से, सरकार MOU नहीं, सरकार MOU नहीं, पार्टी टू पार्टी MOU करके जब देश का कुछ बॉर्डर में क्राइसिस होता है तब हमसे ना बात करते हुए, सरकार से हम छोड़ो, सरकार से ना बात करते हुए उनके दूतावास से बात करके क्या हो रही है बॉर्डर में करने वाले। आपने सुना निर्मला सीतारमण में बड़ा और गंभीर आरोप लगाया राहुल गांधी पर। राहुल गांधी ने सवाल उठाए थे, लगातार सवाल उठा रहे हैं एलएसी पर, और उस पर अब सरकार की तरफ से जवाब गया है राहुल गांधी को। ये बड़ा आरोप है मनीष जो लगाया है निर्मला सीतारमण ने। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए सुमेरा, और अभी बस 2 मिनट पहले यहाँ से अधीर रंजन चौधरी निर्मला सीतारमण के उन आरोपों पर कुछ अपने राजनीतिक आरोप लगा कर गए थे। तो अगर आप देखें तो एक तरफ जहां सरकार लगातार राहुल गांधी पर और कांग्रेस पर यह आरोप लगाती रही है कि किस तरह से कांग्रेस ने चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ MOU किया था, या राहुल गांधी किस तरह से गुपचुप तरीके से चीन के राजदूत से मिले थे, वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी भी आरोप लगाते रहे हैं कि प्रधानमंत्री और चीन के राष्ट्रपति के बीच 6 साल में 18 बार मीटिंग हुई, कैसे दोनों नेता झूला झूले थे। तो ये एक राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप है। लेकिन इसके बीच में भारत और चीन के बीच जो आज LAC परिस्थिति बनी है, 40 साल के बाद वहां न सिर्फ गोली चलने की स्थिति बनी बल्कि हमारे 20 जवान शहीद हुए।
तो तब उसका उपाय क्या है? उसका उपाय यही है जो हम और आप बात करते हैं कि इसे सत्ता या विपक्ष के नजरिए से न देख करके भारत के सुरक्षा चुनौती के तौर पर देखा जाना चाहिए। इसी पर बाकी मेहमानों से भी मैं प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। अचल मल्होत्रा जी, चीन और भारत के बीच जो संबंध हैं, जिस मुकाम पर अभी हैं, सरकार जिस नीति पर आगे बढ़ रही है, क्या वही सबसे बेहतर नीति है चीन के साथ निपटने के लिए, या उससे बेहतर कुछ हो सकता है? नहीं सुमेरा, देखिए आज की हालात में, अब पहले आप 6 साल पहले जाइए, हमने चाइना को एक बहुत बड़ा मौका दिया था। जब 2014 में मोदी सरकार आई तो मोदी जी ने उनकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। मोदी जी ने ये कहा कि अगर एशिया 21st सेंचुरी एशिया को बिलोंग करनी है तो जरूरी है कि भारत और चाइना एक साथ मिलकर काम करे। ये दुर्भाग्य की बात है कि चाइना जो है हमें राइवल समझता है, कॉम्पिटिटर समझता है, और वो ये इस बात के लिए मानने को तैयार नहीं है कि एशिया भी एक मल्टीपोलर कॉन्टिनेंट हो सकता है। हम दुनिया में तो मल्टीपोलरिटी की बात करते हैं। 7 साल तक हमें चाइना को मौका दिया, लेकिन जो पिछले साल खासतौर से 15 जून का जो एक एपिसोड हुआ, उससे जो चाइना का असली चेहरा सामने निकल के आया, तो हमारा जो आज की तारीख में जो हमारा एक जो की पॉइंट है चाइना पॉलिसी का, वो ये है कि पीस और ट्रैंक्विलिटी अगर बॉर्डर पे नहीं रहेगी तो इसका सीधा सीधा असर दूसरे जो पहलू हैं हमारे रिश्ते के, उसके ऊपर पड़ेगा। और ये हमने करके भी दिखा दिया है, क्योंकि हमने आर्थिक नीतियां कुछ ऐसी बनाई हैं जिससे सीधा सीधा चाइना को झटका लगा है। तो और ये हम आ चुके हैं। ये पोजीशन सरकार की क्या सबसे बेहतर पोजीशन? इस पर युक्तेश्वर जी भी अपनी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं। युक्तेश्वर जी, मैं आपकी प्रतिक्रिया लूंगी इस ब्रेकिंग खबर के बाद। एक और बड़ी खबर आ रही है, पहले ये ले लेते हैं, फिर युक्तेश्वर जी आपकी प्रतिक्रिया भी। एलएसी पर राहुल गांधी को केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने भी जवाब दिया है। एलएसी के मुद्दे पर जो राहुल गांधी ने उठाया था, कांग्रेस राज में बॉर्डर पर सड़कें नहीं बनी, ये कहा है किरण रिजिजू ने। झूठ फैलाने की बजाय राहुल गांधी को यह पता होना चाहिए 70 साल बाद मोदी सरकार ने नीति बदली है, बॉर्डर पर अब तेजी से सड़कों का निर्माण हो रहा है। किरण रिजिजू ने ट्वीट कर यह भी कहा कि राहुल गांधी को यह सब मालूम होना चाहिए कि उनकी सरकार के दौरान, उनके कार्यकाल में सड़कें नहीं बनी थी। ये देखिए, ये तस्वीर वो है जो किरण रिजिजू ने ट्वीट की है, जिसमें किरण रिजिजू भी मौजूद हैं, और ये सड़कें बनाने का जो काम चल रहा है तेजी से बॉर्डर एरियाज में, उसके बारे में जिक्र करते हुए, ट्वीट करते हुए उन्होंने ये वीडियो भी ट्वीट किया है। क्या कहा है किरण रिजिजू ने, वो भी सुनिए। पहले का गवर्नमेंट का समय में जानबूझ के ये एरिया को ऐसा बैकवर्ड रखा है। रास्ता अगर गवर्नमेंट पैसा देने से और गवर्नमेंट जोर करने से कैसे रास्ता नहीं बनेगा? ये जगह कठिन है, रास्ता बनाना आसान नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट चाहने से कर सकता है ना, तो क्यों नहीं बनाया, ये हम लोग ने क्वेश्चन किया। और जब से मोदी साहब प्राइम मिनिस्टर बना, हम लोग चाहता है कि गांव-गांव तक रास्ता पहुंचना चाहिए। युक्तेश्वर जी, इस पर आपकी प्रतिक्रिया, क्योंकि ये बड़ी बात है। ये चीन को सबसे ज्यादा परेशानी भी इसी मुद्दे से हो रही थी कि किस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है, विकास हो रहा है उन तमाम बॉर्डर के इलाकों में जहां चीन नहीं चाहता था कि ये सब कुछ हो। बिल्कुल, क्योंकि ये शुरुआत भी वही से हुआ था, और इसमें हमारे जो गवर्नमेंट को उनकी दाद देनी चाहिए कि आज भारत के इंडिपेंडेंस के 72 साल हो गए, और इतने दिनों तक 50-60 सालों तक बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमने रोड नहीं बनाया था। और इस बात को हमारे कितने भी साइनोलॉजिस्ट वो बोलते रहे कि अगर आप चाइना के साइड में जाएं और तिब्बत की तरफ से जाएं, उनका बॉर्डर देखिए, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, तो कब से बनाना शुरू कर दिए थे। जब भी अक्साई चीन ने भी, जब पाकिस्तान ने उनको दे दिया, वहां पे भी उन्होंने रोड बनाना शुरू कर दिया था। और गवर्नमेंट को तो उस समय जो 1950 के दशक में या 1962 के दशक में, 60 के दशक में उनको तो पता भी नहीं था। और ये चीन ने बहुत ही बड़ा भूल किया, क्योंकि अभी वही मैं बोलना चाह रहा था कि मोदी जी केवल 2014 से नहीं, मोदी जी 1999 से, मैं फिर से बोलूं, जब वो चीफ मिनिस्टर भी नहीं थे, तब से वो चीन को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। 1999 में मैं आपको बता दूं, जब वो बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी थे, तब वो ताइवान गए 1999 में। और जब वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, तो एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, वो 4 बार चाइना गए और उनसे दोस्ती का हाथ मिलाया। वो सिचुआन गए, वो सांघाई गए, ग्वांगझोउ गए, पेइचिंग गए, थिएनजिन गए, और मैं सारी चीजों को देखता रहूं। फिर युक्तेश्वर जी, ऐसा कैसे हुआ कि चीन बार बार दोस्ती के लिए भी हाथ बढ़ाता है, चाहता है कि हमारे साथ व्यापारिक संबंध बढ़े, आर्थिक संबंध बढ़े, लेकिन सीमा पर वो इस तरह से आंखें भी दिखाता है हमें? वो ये कहना सही नहीं होगा। हमारे देश के नेताओं ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया, और उसकी
जो कदर होनी चाहिए थी चीन की तरफ से, वो पूरा उन्होंने नहीं किया। इसके पीछे में बहुत सारे जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स हैं। ठीक है, Obviously, मतलब चीन, हमने बेहतरी के लिए हाथ बढ़ाया लेकिन चीन ने वही किया जो चीन करता है। हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह भी मौजूद है। गुरमीत सिंह जी, ये जो सड़कें हैं जिसकी बात किरण रिजिजू कर रहे हैं, जो बॉर्डर एरियाज में बन रही हैं, जिस पर तेजी से काम हो रहा है, क्या ये चीन के लिए एक परेशानी की वजह है? क्योंकि चीन को अंदाजा है कि जितना विकास होगा इन इलाकों में चीन के लिए और ज्यादा मुश्किल होता जाएगा, यथास्थिति को बदलना जो चीन चाहता है बदलना। बिल्कुल सुमेरा जी, आपने ठीक कहा। देखिए, ये भारत ने पहले डिसाइड किया था कि हम 73 स्ट्रेटेजिक रोड बनाएंगे बॉर्डर एरिया के पास में, और उसमें मुख्य तौर पर 66 से ज्यादा स्ट्रेटेजिक रोड बनाए। आपने देखा कि किस प्रकार से इस साल जो डीबीओ और श्योक के बीच में सड़क है उसका निर्माण किया है। इससे स्थिति काफी तरीके से बदल गई है, और ये भारत ने जिस प्रकार पूरे बॉर्डर के पास में अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया है, और चाहे वो एडवांस लैंडिंग ग्राउंड हो, जहां हेलीपैड हो, चाहे रोड हो, हर एक चीज में तरक्की की गई है। जिस प्रकार से टनल बनाई गई है, मनाली की जो सड़क के ऊपर में टनल बनाई है, इससे जो कनेक्टिविटी है वो बहुत अच्छे रूप में बदल गई है। इससे जो स्थिति है, जो कैपेबिलिटी है भारतीय सेना की, उसमें एक बहुत बड़ा एक स्तर बढ़ा है जी। और इसके ये भी एक कारण है कि चाइना की जो एक्टिविटीज हुई है, इसके अलावा और भी कारण थे, लेकिन जिस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट हुई है, लेकिन ये भी एक बड़ी वजह है चीन को परेशान करने की। लेकिन बड़ी खबर एक और आ रही है इस वक्त, उस बड़ी खबर का भी जिक्र कर लेते हैं। चीन पर राहुल गांधी को रक्षा मंत्रालय ने जवाब दिया है। राहुल गांधी ने बड़े सवाल उठाए थे, जो एलएसी से चीन की वापसी हो रही है उस पर, एलएसी पर झूठ फैलाया जा रहा है, ये कहा रक्षा मंत्रालय ने। समझौते में भारत ने कुछ भी नहीं खोया है, क्योंकि राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि फिंगर 3 से फिंगर 4 के बीच का इलाका हमने चीन को दे दिया है। इस पर रक्षा मंत्रालय ने साफ तौर पर जवाब दिया है, कहा है कि कोई भी इलाका गंवाया नहीं गया है, बाकी विवादों पर भी रुख साफ है। रक्षा मंत्रालय ने यह साफ कर दिया है। चीन पर राहुल गांधी को रक्षा मंत्रालय ने जवाब देते हुए कहा है कि गलत बातें फैलाई जा रही हैं, झूठ फैलाया जा रहा है एलएसी को लेकर। इस पर और क्या जानकारी आई है वो ग्राफिक्स के जरिए भी आपको समझाते हैं, क्योंकि राहुल गांधी ने बड़ा और गंभीर आरोप यह लगाया था कि एलएसी पर चीन की सेना वापस जरूर जा रही है, हम भी वापस जा रहे हैं, लेकिन भारत सरकार ने विश्वासघात किया है, फिंगर 3 से फिंगर 4 के बीच के इलाके को चीन को दे दिया है। तो आइए बताते हैं आपको कि दरअसल राहुल गांधी ने क्या कहा था और रक्षा मंत्रालय की तरफ से क्या जवाब दिया गया। देखिए, राहुल गांधी ने कहा था कि चीन के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माथा टेक दिया है। रक्षा मंत्रालय की तरफ से जवाब दिया गया है कि भारत ने समझौते के तहत कोई क्षेत्र चीन को नहीं सौंपा है, भारत की तरफ से कुछ भी गंवाया नहीं गया है। राहुल गांधी ने यह भी कहा था कि अब तक भारतीय जमीन फिंगर 4 तक थी, लेकिन रक्षा मंत्रालय की तरफ से जवाब दिया गया कि फिंगर 4 तक भारतीय क्षेत्र होने का दावा गलत है। ये जो दावा कर रहे हैं राहुल गांधी की फिंगर 4 तक थी जमीन, वो गलत दावा है। चीन को अब फिंगर 4 से फिंगर 3 तक का हिस्सा दे दिया गया है। यही वो बड़ा और गंभीर आरोप है जो राहुल गांधी ने लगाया था कि फिंगर 4 से फिंगर 3 तक का इलाका चीन को दे दिया गया है। लेकिन रक्षा मंत्रालय ने जवाब दिया है कि एलएसी फिंगर 8 तक माना जाता है, ना कि फिंगर 4 तक। सिर्फ दोनों जो सेनाएं हैं उनके जो पोस्ट हैं वो फिंगर 3 और फिंगर 8 पर हैं, लेकिन जो एलएसी है उसे फिंगर 8 तक माना जाता है। राहुल गांधी ने यह भी कहा था कि केंद्र सरकार क्यों हमारे जवानों के बलिदान का अपमान कर रही है, यह बड़ा सवाल उठाया था। रक्षा मंत्रालय ने जवाब दिया कि फिंगर 8 तक पेट्रोलिंग का अधिकार बनाए रखना चाहते हैं, यानी अभी भी अधिकार है भारत के पास कि वो पेट्रोलिंग फिंगर 8 तक करेगा, पोस्ट फिंगर 3 पर होगा। क्यों जवानों को कैलाश रेंज में मजबूरी वाले पोजीशन से वापस बुलाया गया, यानी मजबूती की जो पोजीशन थी जहां पर मौजूद थे हमारे जवान, वहां से उन्हें क्यों वापस बुलाया गया, सवाल उठाया था। नया समझौता दोनों पक्षों को आगे तैनाती से रोकता है, यह साफ किया रक्षा मंत्रालय ने, यानी वो पोजीशंस जो हमने विवाद होने के बाद इख्तियार की थी वहां से वापस आए हैं दोनों ही देश, और यही समझौता हुआ है। क्यों चीन ने देप्सांग और गोगरा हॉट स्प्रिंग से नहीं हटा है, यानी राहुल का यह कहना है, राहुल गांधी का, कि गोगरा हॉट स्प्रिंग से नहीं हटा है और देप्सांग से चीन, लेकिन हम वापस चले गए हैं। इस पर रक्षा मंत्रालय ने बताया कि यथास्थिति में किसी भी एक तरफा परिवर्तन को रोका गया है, कोई भी एक तरफा परिवर्तन नहीं हुआ है, दोनों सेनाएं अपनी अपनी जगहों पर वापस गई हैं। ये जो जवाब है, लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी, आप इससे इत्तेफाक रखते हैं जो रक्षा मंत्रालय की तरफ से जवाब दिया गया है, जो सवाल उठाए गए थे राहुल गांधी की तरफ से उन पर? सुमेरा जी, ये स्पष्ट रूप से एक बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि ये जो मिस इन्फॉर्मेशन, जो मिसलीडिंग बातें हैं, ये फैक्ट्स नहीं है, और जो एमओडी ने बताया वो पूर्ण रूप से फैक्ट्स हैं और सच है। देखिए, सबसे बड़ी पहली बात यह है कि भारत ने कुछ भी कंसीड नहीं किया है, ये रक्षा मंत्री जी ने बिल्कुल साफ कहा है।
और दूसरी बात ये है, जो भारत का LAC परसेप्शन है वो लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, यही मैं चाह रही थी कि आप ये भी समझाएं कि हमारा जो LAC परसेप्शन है वो फिंगर 8 तक है और अभी भी हम गश्त फिंगर 8 तक ही करेंगे, यही पहले की स्थिति थी। हमारी पोस्ट फिंगर 3 पर है, वो पहले भी थी, तो हम वहीं पर हैं, कुछ बदला नहीं है। बिल्कुल सुमारा जी, आपने बिल्कुल एकदम स्पष्ट रूप से कहा है, हमारी जो LAC की परसेप्शन है वो फिंगर 8 तक है। जो चाइनीज है वो फिंगर 8 से ईस्ट की तरफ, जो उनकी पुरानी पोस्ट थी श्रीजाप, उसमें जाएंगे। और जो हमारी अप्रैल से पहले जो हमारी पोस्ट थी वो फिंगर 3 पर थी, धान सिंह थापा पोस्ट, वहां पर जाएंगे। और अभी जब तक ये डिसएंगेजमेंट की प्रोसेस चल रहा है तब तक टेम्पररी मॉरेटोरियम है, मतलब रुके हुए हैं। इसके बाद में भारत की पेट्रोलिंग और डिप्लॉयमेंट उसी प्रकार होगी जैसे पहले थी, उसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। और ये बहुत जरूरी है कि ऐसी स्थिति के अंदर में, देखिए सुमेरा जी, एक बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि जब बात है सोवरेनिटी की, जब बात है सिक्योरिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की, इसमें कोई भ्रम, बिल्कुल उस पर भ्रम नहीं होना चाहिए, राजनीति भी नहीं होनी चाहिए, राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन अफसोस कि इन तमाम मुद्दों पर राजनीति होती है, विदेश नीति पर भी और इस तरह के गंभीर और संवेदनशील मुद्दों पर भी। एक और बड़ी खबर आ रही है, उस बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। पाकिस्तान में बनाई गई थी NSA अजीत डोभाल पर हमले की साजिश, ये बड़ी खबर। ये भी जानकारी मिल रही है कि जैश के आतंकी ने ये जानकारी दी है। पाकिस्तानी साजिश का ये सनसनीखेज जानकारी जैश के आतंकी की तरफ से दी गई है। अनंतनाग से पकड़े गए आतंकी हिदायतुल्लाह मलिक ने ये जानकारी दी। हिदायतुल्लाह मलिक को जब पकड़ा गया तो पूछताछ में उसने जानकारी दी। NSA ऑफिस की रेकी के लिए श्रीनगर से दिल्ली आया था हिदायतुल्लाह और 24 मई 2019 को दिल्ली में जैश के इस आतंकी ने रेकी की थी NSA अजीत डोभाल के दफ्तर की। दिल्ली से बस के जरिए वापस कश्मीर लौटा था हिदायतुल्लाह। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए भी बताते हैं कि दरअसल ये क्या पूरा मामला है, कितना गंभीर ये मामला है और गंभीर साजिश जो की गई थी जैश की तरफ से। ये देखिए, आपको बता दें, पाकिस्तान में बनाई गई NSA अजीत डोभाल पर हमले की साजिश, ये जानकारी एक जैश के आतंकी ने दी है। जैश के आतंकी को जब गिरफ्तार किया गया, उसके बाद जब पूछताछ हुई, तब पूछताछ में जानकारी निकलकर सामने आई। डोभाल के ऑफिस की रेकी के लिए दिल्ली आया था आतंकी, यानी दिल्ली तक आया जम्मू कश्मीर से। ये आतंकी रेकी की दफ्तर की NSA अजीत डोभाल की। अनंतनाग से पकड़े गए आतंकी हिदायतुल्लाह मलिक ने ये जानकारी दी है। हिदायतुल्लाह मलिक जैश का आतंकी है और जम्मू कश्मीर से गिरफ्तार किया गया। डोभाल के दफ्तर समेत दिल्ली के कई और अहम जगहों की रैकी भी हिदायतुल्लाह ने की थी और उसके बाद दिल्ली से बस के जरिए वापस कश्मीर लौटा था हिदायतुल्लाह। 6 फरवरी 2021 को अनंतनाग से गिरफ्तारी हुई इसकी और तब पूछताछ के दौरान उसने ये जानकारी दी। हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं पाकिस्तान से, फ़खर यूसुफजई भी हमारे साथ मौजूद हैं। फ़खर, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि पाकिस्तान एक तरफ इस तरह की बात लगातार कहता है और अभी कुछ समय पहले इमरान खान की तरफ से बयान दिया गया, आपके NSA ने भी कहा कि बेहतर होने चाहिए संबंध, लेकिन ऐसे कैसे बेहतर होंगे संबंध जब इस तरह की साजिशें पाकिस्तान की ज़मीन से रची जाएंगी भारत के अहम लोगों के लिए, NSA अजीत डोभाल के लिए ताज़ा साजिश। आपने जिस बंदे का नाम लिया, हिदायतुल्लाह नाम का आदमी, और आप कह रहे हैं कि जैश से उसका ताल्लुक है, आपकी साइड वाले कश्मीर में वो रहता है या रहता होगा, पहले उन्होंने सारी रेकी की। सबसे पहले तो ये है कि ये बंदा इतने दिनों से वहां पर मौजूद है, आपकी बहुत स्ट्रांग सिक्योरिटी स्टेट है वो कश्मीर। फ़खर यूसुफजई से हमारा संपर्क टूट गया। फ़खर यूसुफजई के पास वापस जाएंगे जानकारी लेने के लिए। मनीष झा हमारे साथ बने हुए हैं। मनीष, ये बड़ी और अहम जानकारी मिली है। फ़खर वापस हमारे साथ जुड़ गए। जी फ़खर, बात पूरी करें अपनी। मैं ये कह रहा था कि आप वाले साइड पे कश्मीर से इसने मतलब इतना अरसा गुजारा, उसके बाद ये दिल्ली भी गया, दिल्ली से वापस भी आया, और आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान हुकूमत इसको सपोर्ट करी। पाकिस्तान की स्टेट पॉलिसी शायद पहले होती होगी, मैं बिल्कुल उससे इनकार नहीं करता, शायद 2000 तक या 1999 तक, लेकिन अब की जो पाकिस्तान की स्टेट पॉलिसी है, पाकिस्तान के अंदर यही लोग, जैश हो, भी हो या जितने भी हो, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर ये हमले करते रहे, खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में, और उसके साथ साथ शायद ये हिंदुस्तान में भी, आप वाली साइड के कश्मीर में भी ये लोग रहते हो और वहां पे भी इस किस्म की कार्रवाइयां करते हो। तो ये इस वक्त स्टेट पॉलिसी
कम से कम इस वक्त नहीं है। और मैं यहाँ से किसी की सपोर्ट है इन लोगों को, हो सकता है कहीं और से इनको सपोर्ट मिल रही हो या इनको वर्गलाया जाता हो कि आपने ये सारी चीजें करनी कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में अगर हालात फखर, आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तानी सरकार की अभी ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है या पाकिस्तान में ऐसा कोई समर्थन नहीं है कि इस तरह की साजिश वहां से रची जाए, लेकिन सारा समर्थन तो वहीं से मिलता है। लॉन्च पैड्स तो पाकिस्तान की तरफ जो इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर है वहीं पर बनाए गए हैं, वहां से लगातार समर्थन सरकार की तरफ से बयानों के जरिए साफ तौर पर दिखाई देता है, इस तरह की साजिशों के जरिए दिखाई देता है। आप कैसे इस बात से इनकार कर सकते हैं कि नहीं है समर्थन इन तमाम आतंकवादियों को जो भारत में मौजूद हैं उन्हें पाकिस्तानी स्टेट का? मैं इसीलिए आपको ये बात बता रहा हूं कि अब यही लोग पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ हमले करते हैं, तो क्या मतलब कौन सी फौज होगी दुनिया की या कौन सी एजेंसी होगी कि अपने ऊपर हमले करवाने के लिए उन जो लोग हैं इस तरह के जो टेररिस्ट हैं उनको सपोर्ट करेगी? तो ये इसलिए मैं कह रहा हूं कि अभी ये पॉलिसी चेंज हुई है, इसके अंदर चेंज आया है। हाँ, ये लोग एक मजबूत ग्रुप है, ऐसे आसानी से खत्म, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ये मौजूद है और पाकिस्तान के अंदर सिक्योरिटी फोर्सेस इनके खिलाफ कार्रवाइयां भी करती है। एफएटीएफ का प्रेशर अलग है, पाकिस्तान के इंटरनल जो कुछ सोसाइटीज है वो खुद मतलब इन सिक्योरिटी फोर्सेस और इन लोगों को फोर्स करती हैं कि यार अगर आप लोग फोर्स फैसिलिटेट करते रहे इनको, बेशक इंडिया के खिलाफ करते रहे या किसी के खिलाफ भी करते रहे, तो अब ये आपके ऊपर हमले करते हैं, अब आप इसके साथ क्या करेंगे? फखर, एक और बड़ी खबर जिस बारे में आप बात भी कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में ये सब होने के बावजूद, दुनिया का प्रेशर होने के बावजूद भी ये सब खत्म नहीं हो रहा है। बड़ी खबर बता देते हैं, एफएटीएफ वर्किंग कमेटी की बैठक से पहले पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ गई हैं। विशेषज्ञ टॉम रोगन ने कहा है कि ग्रे सूची से हटाना गलत होगा पाकिस्तान को ग्रे सूची से हटाए तो आतंकी जश्न मनाएंगे, दुनिया में आतंकियों का बोलबाला हो जाएगा, ये कहा रोगन ने। और आतंकियों की मदद से 2018 से ग्रे सूची में है पाकिस्तान और अब पाकिस्तान को इस सूची से नहीं हटाना चाहिए। एक और बड़ी खबर आ रही है, पाकिस्तान का भारत पर चौंकाने वाला आरोप भी सामने आया है। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जाहिद हफीज चौधरी ने कहा है कि हम जिम्मेदार देश हैं, हम शांति चाहते हैं। भारत की विस्तारवादी नीति पाकिस्तान को लिस्ट से बाहर नहीं आने दे रही है, यानी भारत की वजह से नई ग्रे लिस्ट से बाहर आ पा रहा है पाकिस्तान। आइए आपको बताते हैं एफएटीएफ की जो तलवार पाकिस्तान पर लटकी है और क्यों इस तरह का बयान अब पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की तरफ से आ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान अपने ही किए हुए कामों की वजह से ग्रे लिस्ट से बाहर नहीं आ पा रहा है, बल्कि खतरा मंडरा रहा है कि वो ब्लैक लिस्ट में जा सकता है। अब पाकिस्तान लेकिन उससे बचने के लिए भारत पर आरोप लगा रहा है, हालांकि पाकिस्तान को खुद काम करना है, आतंकवाद को रोकना है अपने देश में। आपको बताते हैं कि देखिए ग्रे लिस्ट से मुश्किल है मुक्ति पाकिस्तान की। क्यों मुश्किल हम कह रहे हैं, क्योंकि 22 से 25 फरवरी तक है एफएटीएफ की वर्किंग कमेटी की बैठक। कमेटी देखेगी कि पाकिस्तान ने आतंकियों पर क्या क्या एक्शन लिया, तो ये तो पाकिस्तान को करना था, इसमें भारत का कोई दखल नहीं है। एफएटीएफ के 27 पॉइंट्स में से पाकिस्तान ने कितने पॉइंट्स पर काम किया इसे देखा जाएगा। अगर पाकिस्तान ने काम किया है तो उसके लिए बेहतर होगा, लेकिन पाकिस्तान ने ऐसा कुछ किया नहीं है। पिछले साल अक्टूबर में एफएटीएफ ने ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा था पाकिस्तान को। पाकिस्तान पर अब एक बार फिर तलवार लटक रही है कि या तो वो ग्रे लिस्ट में बना रहेगा या ब्लैक लिस्ट में जा सकता है। ग्रे लिस्ट से बाहर आने की संभावना तो है ही नहीं। एफएटीएफ ने कहा था कि पाकिस्तान ने आतंकियों पर सख्ती नहीं दिखाई है और ये लगातार इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस कहती रही हैं, अलग अलग जांच एजेंसियां इस बात को कहती रही कि पाकिस्तान कहता जरूर है दुनिया को दिखाने के लिए कि वो एक्शन ले रहा है और दुनिया दिखावे के लिए कुछ एक्शन लेता भी है, लेकिन वो दुनिया दिखावे का एक्शन ही ये साफ तौर पर जाहिर है। और एफएटीएफ की जो वर्किंग कमेटी की बैठक है उसमें पाकिस्तान के लिए ये मुश्किल हो सकती है। फकर देखिए ये है बड़ी बात कि पाकिस्तान दो एक काम ऐसे करता है दिखाने के लिए कि देखिए एफएटीएफ की जैसे ही वर्किंग कमेटी की बैठक हो उससे पहले हम कुछ करके दिखा दें, लेकिन दरअसल वो कुछ नहीं करता है हकीकत में, इसी वजह से ग्रे लिस्ट में बना हुआ है। सुमेरा देखिए, आपने खुद जिक्र किया कि 27 कंडीशंस थी एफएटीएफ की, जिसमें से 21 या 22 फुलफिल कर चुका है पाकिस्तान। जो 5 या 6 रहती है उसमें से भी 60% से ज्यादा उसके ऊपर काम हो चुका है। ये तकरीबन 1 माह पहले जब मैं कवर कर रहा था फॉरेन ऑफिस की ब्रीफिंग, तो वहां पर बाकायदा उन्होंने कहा कि ये वाले पॉइंट जो हमारे रहते हैं वो रहते हैं, अभी कंप्लीट नहीं हुए, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा काम हो चुका है। तो एफएटीएफ भी तो इस चीज को देखेगा कि आया इन्होंने 27 में से 22 जो कंडीशन थी उसको पूरा कर दिया, जो 4 या 5 रहती है उसके ऊपर काम हो रहा है। वो फाइल उनके पास जाती है जब उनकी हर 3 महीने बाद मीटिंग होती है। एक जो और बात है कि इंडिया प्रेशराइज कर रहा है,
इंडिया की लॉबी वहां पे बिल्कुल काम करती है, ये उनका काम है। पाकिस्तान उनके खिलाफ लॉबिंग करता है और इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ लॉबिंग करता है। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। और क्यों नहीं करेगा इंडिया? क्यों नहीं प्रेशराइज करेगा? इंडिया प्रेशराइज करेगा, फकर इंडिया प्रेशराइज करेगा, ये बताएगा कि पाकिस्तान कैसे आतंकवाद को बढ़ावा देता है। हम बताएंगे, हम तो भारत तो दुनिया में बता रहा है सबको, FATF को भी बताएगा, तो क्यों नहीं हम बताएंगे? हम तो प्रेशराइज करेंगे, हम तो कहेंगे आप ब्लैक लिस्ट में डाल दीजिए पाकिस्तान को। ये तो भारत कहेगा ना, ये तो भारत का रुख है। नहीं, हिंदुस्तान की कुछ और पॉलिसी है पाकिस्तान के खिलाफ, वो तो होना है। अगर पाकिस्तान ये 27 शर्तें पूरी कर लेगा, जब पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में नहीं था तब भी हिंदुस्तान की कोशिशें करता था। पाकिस्तान हिंदुस्तान अब भी करेगा और आइंदा भी करेगा, क्योंकि पॉलिसी जो उन्होंने करना है। क्योंकि पाकिस्तान बहुत सारे हिंदुस्तान की मतलब जो पॉलिसी रही है कि यार पाकिस्तान बना क्यों है, तो पाकिस्तान एक रियलिटी है, ठीक है, बहुत सारी मसाइल नहीं फकर, हमारी ये पॉलिसी, भारत की पॉलिसी बताते अचल मल्होत्रा जी, भारत की पॉलिसी क्यों नहीं होनी चाहिए? अगर NSA अजीत डोभाल के खिलाफ उनको खत्म करने के लिए साजिश रची जाती है, आतंकवादी पकड़े जाते हैं, जम्मू कश्मीर में जिस तरह के हालात बने हैं पाकिस्तान की वजह से, पूरे देश में अलग अलग जगह वो आतंकवादी गतिविधियों को बढ़वाना चाहते हैं, तो क्यों नहीं भारत जाकर बताएगा FATF को और दुनिया को कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रहना चाहिए, बल्कि ग्रे लिस्ट की बजाय ब्लैक लिस्ट में जाना चाहिए? जी हाँ, बिल्कुल सुमेरा, क्योंकि ये तो जग जाहिर बात है कि पाकिस्तान में होने वाली आतंकवाद की जो भी गतिविधियां हैं, जो पाकिस्तान आतंकवाद का एपी सेंटर है, उसका अगर सबसे ज्यादा खमियाजा, सबसे ज्यादा नुकसान किसी को होता है तो वो भारत को होता है। तो ये भारत के लिए जाहिर है, भारत इस एक इंटरनेशनल इंटरगवर्नमेंटल कमीशन का एक मेंबर है, एज ए रिस्पॉन्सिबल मेंबर भारत का बनता है इस बात को जाहिर कर सामने रखना, इस पोजीशन को सामने रखना। और सिर्फ हम ही नहीं, पाकिस्तान के खुद लीडर इमरान खान ने खुद माना है कि उनके देश में 40 से 50 हजार तक जो है आतंकवादी एक्टिविस्ट है जो अभी तक वहां बेस्ड है। तो ये तो पाकिस्तान खुद मान के चल रहा है। और हकीकत यह है कि अगर पाकिस्तान को अब तक मलेशिया, चाइना और टर्की की सपोर्ट नहीं होती तो वो कभी का ब्लैक लिस्ट में आ गया होता। और 27 पॉइंट्स पर एक्शन तो पाकिस्तान नहीं लिया है ना, पाकिस्तान से ही कहा गया था कि आप ये 27 पॉइंट्स इन पर एक्शन लीजिए, 27 पर पूरा नहीं लिया है। जाहिर है अगर धुआं था तो उठा है तो इसका मतलब आग तो लगी थी। जी हाँ, फकर इस पर मुस्कुरा रहे हैं। फकर, तो एक बड़ी खबर ले लेती हूँ फिर आपके पास आऊंगी। POK एक्टिविस्ट अमजद अयूब मिर्जा ने बड़ा दावा किया है, बॉर्डर पर पाकिस्तान फौज के जवानों ने बगावत की है, ये जानकारी उन्होंने दी है। सियाचिन में तैनात पाकिस्तान की सेना के जवानों ने बगावत कर दी है। बर्फ में दबे 2 जवानों के रेस्क्यू नहीं होने से नाराज थे ये पाकिस्तानी सैनिक, और उन्होंने सियाचिन में जो तैनात है पाकिस्तान के जवान, उन्होंने बगावत कर दी है। ये बड़ा दावा किया गया है, एक्टिविस्ट हैं उनकी तरफ से, सुनिए क्या कहा उन्होंने। इस वक्त पाकिस्तानी फौज में बगावत जो है वो स्पोरेडिक बगावत शुरू हो चुकी है। आज सियाचिन में जो है वो गायोंग सेक्टर में जो सब सेक्टर है ब्रांगसा, वहाँ पे पोस्ट है ताबिश पोस्ट, वहाँ पे 2 सिपाही जो थे फौज के, पाकिस्तानी फौज के, वो बर वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन न होने की वजह से वो जान से हाथ धो बैठे। जिसके बाद जो गायोंग सेक्टर का हेडक्वार्टर है वहाँ पे 323 ब्रिगेड के सिपाही गए और उन्होंने वहाँ के अफसरों के खिलाफ नारे लगाए। मनीष भी इस पर प्रतिक्रिया देना चाहते हैं। मनीष, ये हालात पाकिस्तान में बने हुए हैं और कहा जाता है कि 27 पॉइंट्स पे हमने एक्शन लिए, लेकिन लगता नहीं है उन्होंने एक्शन लिया है, सिर्फ दुनिया दिखावे के लिए एक्शन लेते हैं, इसी वजह से ग्रे लिस्ट में बरकरार हैं FATF की। देखिए फकर साहब, तो इसका जवाब दे दें तो बेहतर होगा कि कैसे ही अमेरिकी पत्रकार डेनियल पर्ल के हत्यारे उमर सईद को पाकिस्तान की कोर्ट ने रिहा कर दिया, वो इसलिए क्योंकि पाकिस्तान की सरकार ने सबूत नहीं दिए उसके खिलाफ। तो अब अगर उमर शेख जैसे लोग रिहा होकर खुलेआम घूम रहे हैं अमेरिकी पत्रकार के हत्यारे, और तब हम अगर कहते हैं कि पाकिस्तान आतंक के खिलाफ ठोस कार्रवाई कर रहा है, तो ये मजाक की बात है। और दरअसल यही धूल झोंकने की कोशिश पाकिस्तान हर समय करता है जब FATF की बैठक होने वाली होती है, और इसी बैठक से बचने का नतीजा है कि आप दिखावे के लिए कहते हैं कि मौलाना मसूद अजहर पर हम वारंट जारी करते हैं, तो फिर कहाँ है मसूद अजहर? लेकिन बेहतर होता कि अगर वो एक्शन लेते हैं तो वो उनके देश के लिए भी बेहतर है, वो उनके अपने देश के लिए बेहतर है, बाकी दुनिया के लिए तो बेहतर होगा बाद में। बाकी दुनिया तो उनसे वैसे भी अलग तरह से भी निपट सकती है, लेकिन अपने देश के लिए बेहतर है कि वो सख्त कार्रवाई करें आतंकवाद पर, आतंकवाद को जड़ से खत्म करें। फकर यूसुफ जई।
बिल्कुल, आपकी इस बात से मैं बिल्कुल एग्री करता हूं। अगर आप कोई भी मुल्क, पाकिस्तान हो, हिंदुस्तान हो या अफगानिस्तान हो या चाइना हो, इन चीजों को जो सपोर्ट करता है तो उसका नुकसान उठाना पड़ता है। मैं हर दफा ये बात मानता हूं कि हम लोगों ने इसका नुकसान उठाया, बहुत बड़े स्केल पे हमने इसका नुकसान उठाया। और एक जो आपने मिर्जा साहब की एक स्टेटमेंट सुनवाई है, तो मिर्जा साहब यूरोप में अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, करें, होना चाहिए। बट द थिंग इज कि इस तरह की झूठी खबरें देखें। सुमेरा प्लीज अगर मुझे थोड़ा सा बात करने दें। समय खत्म हो रहा है, संक्षेप में रखें बात। 1971 में इतने बुरे हालात, जब पाकिस्तान एक बड़ी जंग हारा था, बांग्लादेश बन गया था, उस वक्त पाकिस्तानी फौज में बगावत नहीं हुई, तो आज बगावत नहीं होगी। और जो 20 साल वॉर ऑन टेरर पाकिस्तानी फौज ने लड़ी कि खैबर पख्तूनख्वा में उनके गले काटे गए, हमारे फौज के सिपाहियों के और हमारे ऑफिसर्स के। ठीक है, आपका ये कहना है कि वो गलत बात कह रहे हैं, वो गलत जानकारी दे रहे हैं, लेकिन अगर गलत जानकारी होगी तो वो भी दुनिया के सामने आ जाएगा। और अगर वाकई हकीकत है तो वो कब तक छिपाई जा सकती है, और छिपाई रखी नहीं जा सकती। अगर वो यूरोप तक खबर पहुंच सकती है तो पाकिस्तान में भी वो खबर सामने आएगी, और ऐसी खबरें तमाम समय समय पर सामने आती रहती हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए फुल एंड फाइनल की इस चर्चा में। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।